हो गया हमारा रिजर्वेशन खत्म। रिजर्वेशन खत्म का मतलब आपकी नौकरियां खत्म। यानी सरकारों ने खुद षड्यंत्र रचा है बहुजन समाज के लोगों के साथ, ये धोखा किया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। हम बाबा साहब अम्बेडकर की शपथ लेते हैं, जब तक अपने समाज को न्याय न दिला दे हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आदर और सम्मान के साथ में आदरणीय मंत्री महोदय को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि कृपया आए और आपके विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमें आशीर्वचन दें। आदरणीय मंत्री अभी जैसे स्टार्ट। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, मैं चाहता हूं बैठे रहें, आप बैठे रहें, पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा। जो आप फूल से इतना स्वागत कर रहे हैं उसके लिए तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, आदरणीय भिक्षु संघ और सभी यहाँ उपस्थित उपासक एवं उपासिकाओं सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। मैं देख रहा हूं जब से भरतपुर आया हूं, लगातार हर मोर्चे पर, हर नुक्कड़ पर फूलों से स्वागत। जितना पैसा आपने फूलों को खरीदने पे, मालाओं को खरीदने पे खर्च किया, उस पैसे को फूल पे खर्च करने की बजाय जो धर्मरथ पूरे राजस्थान में गुजरेगा उसकी डीजल की व्यवस्था पे करते खर्च तो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। मेरा निवेदन है आप लोग फूलों पे पैसा खर्च करना बंद कीजिए और नेताओं के गले में माला डालना बंद कीजिए। मैं कई बार ये सोच के चिंतित होता हूं, मैं अगले महीने 55 साल का हो जाऊंगा और जब मैं 15 साल से 20 साल की उम्र का था, मैं अगर उस दौर को याद करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि सरकारी नौकरियों में हमारे हर कॉलोनी से, हर मोहल्ले से 10, 20, 50 लोग सरकारी नौकरियों में आ रहे थे और जिस कॉलोनी में जाते थे वहीं पे बच्चे बड़ी मात्रा में पढ़ने के प्रति बहुत उत्साह था। आज ऐसा क्या हो गया कि पूरे मोहल्ले में ढूंढना पड़ता है कि किसके बच्चे की सरकारी नौकरी लगी है। सरकारी नौकरियां लगनी बंद हो गई हैं और दुखद यह है कि किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। कई बार मैं सोचता हूं हमारे लोग जमीनों के मालिक क्यों नहीं हैं। जो खेत की जमीन होती है, जो खेत की जमीन होती है, मैं पूरे देश में जाता हूं तो देखता हूं कि कोई 500 बीघे का मालिक है, कोई 100 बीघे का मालिक है, कोई 1000 एकड़ का मालिक है, कोई 50 एकड़ का मालिक है। मैं उन मालिकों में ढूंढता हूं कि क्या कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पिछड़े तो नहीं कहूंगा, अति पिछड़े कहूंगा, अति पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं कि क्या कोई 100 एकड़ का, 50 एकड़ का, 25 एकड़ का मालिक है। मुझे अपने लोग खेती की जमीन के मालिक नहीं दिखते। फिर मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं कि जो जमीन है, क्या कोई खेत की जमीन अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ?
अगर मां के पेट से जमीन लेके पैदा नहीं होते तो केवल कुछ ही लोग जमीन के मालिक क्यों हैं? देश के दलित और आदिवासी और अति पिछड़े जमीनों के मालिक क्यों नहीं हैं? क्या इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि हमारे बुजुर्गों ने यह ना चाहा हो कि हमारे बच्चे भी आजाद पैदा हों, पढ़े लिखे और आगे बढ़े, हमारे बच्चे भी व्यापारी बने, इंडस्ट्रियलिस्ट बने, हमारे बच्चे भी संपत्तियों के मालिक हों। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा ना चाहा हो। फिर ऐसे कौन से कारण हैं कि भारत में लगभग 3,500 साल तक हमारे दलित, आदिवासी, अति पिछड़े वर्ग के लोग वो ना तो कभी पढ़ पाए, ना कभी व्यापारी बन पाए, ना कभी संपत्ति के मालिक बने, ना किसी रियासत के मालिक बने, और तो और उनको तो मानवता का दर्जा भी नहीं था। हजारों साल तक हमारे समाज के लोगों ने उत्पीड़न को झेला है, मानवता का दर्जा नहीं था। तो यह तो संभव नहीं है कि हमारे बुजुर्गों ने यह ना चाहा हो कि हमारे बच्चे भी स्वाभिमान के साथ जिए, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे व्यापारी बने। तो क्यों नहीं बन पाए? जब मैं इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करता हूं तो मुझे इस सवाल का जवाब हमारे देश के धर्मशास्त्रों में मिलता है। क्योंकि देश चलता था मनुस्मृति से, देश चलता था धर्मशास्त्रों से, और मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों में हमें मानवता का दर्जा न था। हमारे लोगों के ऊपर पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, हमारे लोगों के व्यापार संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। बल्कि मनुस्मृति में तो यहां तक लिखा है कि अगर कोई अछूत संपत्ति जोड़ ले, कोई शूद्र संपत्ति जोड़ ले, तो उसकी संपत्ति छीन लेनी चाहिए, क्योंकि उसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। और ये व्यवस्था कोई 10, 20, 100, 50, 200, 400, 500, 1000 साल नहीं, देश के अंदर ये सामाजिक व्यवस्था लगभग 2,500-3 हजार साल तक चली। हमारे लोगों ने लगभग 2,500-3 हजार साल तक गुलामी को झेला है। हमें आपको सबको नतमस्तक होना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जलाकर अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवाकर, अपने 4-4 बच्चों को गंवाकर हमारे हजारों साल की गुलामी तोड़ दी। सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तो हमारे पढ़ने लिखने का रास्ता ना खुला होता, हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था ना हो पाती, हम लोग नौकरियों में ना आ पाते, हम लोग ग्राम प्रधान के सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, निगम पार्षद, एमएलए और एमपी ना बने होते। हमें धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कि उन्होंने न केवल हमारे हजारों साल की गुलामियों को तोड़ा, न केवल हमारे पढ़ने लिखने के रास्तों को खोला, न हमारे केवल आगे बढ़ने के रास्ते को खोला, न केवल हमारी सरकारी नौकरियों के रास्ते को खोला,
बल्कि हमें एमपी, एमएलए, मंत्री और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बनने तक का रास्ता उन्होंने खोल दिया। लेकिन आज चिंता इस बात को लेकर ज्यादा है कि जो रास्ते डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने खोले थे, वो रास्ते एक साजिश के तहत हमारे देश की खुद की सरकारों ने बंद कर दिए। उनके मन में ये तकलीफ पैदा हो गई कि अगर इसी तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों, मजदूरों, किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनेंगे तो उनको सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे? वो हमारे लोगों को केवल एक सस्ता मजदूर बनाना चाहते हैं। उन्होंने अब से लगभग 40 साल पहले षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके पहले तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए और सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया। और उसके बाद स्थिति ये आ गई, उनका इससे पेट नहीं भरा, वो नो डिटेंशन पॉलिसी ले आए। नो डिटेंशन पॉलिसी यानी कि किसी भी बच्चे को फेल मत करो, पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास कर दो। और फिर कानून बना दिया 9वीं में एग्जाम होगा, जो बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए उसे स्कूल से निकाल दो। अब जिस बच्चे को तुमने पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास कर दिया, उसको कुछ सिखाया ही नहीं, किसी लायक बनाया ही नहीं, अब 9वीं में कहते हो पहले एग्जाम दे के एग्जाम पास करो तो तब आपका आगे एडमिशन होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस नो डिटेंशन पॉलिसी में जिसको बिना कुछ पढ़ाई लिखाए, बिना कुछ सिखाए आपने 9वीं तक 8वीं तक पास करके 9वीं में भेज दिया, हिंदी में एप्लीकेशन लिखना तक नहीं सीख पाया, क्या ऐसा बच्चा 9th क्लास के एग्जाम को पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो वो बच्चा 9वीं में जाके फेल होता है और उसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। ये स्थिति पूरे देश के अंदर हमारी खुद सरकारों ने बनाई। किसी बच्चे ने ये डिमांड न की थी कि आप हमें ऐसे ही 8वीं तक पास कर दो। किसी बच्चों के पेरेंट्स ने भी ये डिमांड नहीं की थी, टीचर्स ने भी ये डिमांड नहीं की थी। तो ये आखिर योजना किसके कहने पर बनी? खैर, आज ये स्थिति भी मैं जो बता रहा हूं कम से कम अब से 10 साल पहले हेलो इस स्थिति के विरोध में पूरे लगभग 10 साल पहले से पूरे देश के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप ये नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करिए। और एक और मैं आपको बताता हूं जिस तरफ आपका ध्यान नहीं है, केवल इन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी नहीं लाए, बल्कि धीरे धीरे स्कूलों में टीचरों की भर्ती कम कर दी। जिस स्कूल में 100 टीचर होने चाहिए वहां पर 20-25 टीचर हैं। क्लास में अगर टीचर ही नहीं होगा तो पढ़ाएगा क्या? और हालात ऐसे पैदा कर दिए, लोगों को लगने लगा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ के तो हमारे बच्चे कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सरकारों ने साजिश के तहत इन सरकारी स्कूलों को मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। मजबूरी में लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने लगे। यही तो उनका षड्यंत्र था, यही तो सरकारों का षड्यंत्र था कि सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दो। और नेताओं ने, पूंजीपतियों ने, बड़े अफसरों ने अपने प्राइवेट स्कूल खोल दिए। और प्राइवेट स्कूलों में एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, वर्दी का खर्चा, सारे खर्चे अगर जोड़ लिए जाए तो मध्यम दर्जे के शहरों में एक बच्चे की पढ़ाई पर 8 से 10 हजार रुपया महीना खर्च होता है। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 15 से 20 हजार रुपया चाहिए।
देखिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी तो 99% ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम को जोड़ लें तो वो 15-20 हजार रुपया मुश्किल से बैठेगा। तो जिसकी पूरे परिवार की इनकम 10,000 से 20,000 के बीच हो, क्या ऐसे परिवार अपने दो बच्चों की पढ़ाई पे 15-20 हजार रुपया महीना खर्च सकते हैं क्या? नहीं खर्च सकते ना। तो उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे? मजबूरी में सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। और यह षड्यंत्र खुद भारत की सरकारों ने, राज्य सरकारों ने मिलकर रचा। और ये सरकारें केवल यहीं तक नहीं रुकी। आपके बच्चे 12वीं करने के बाद अगर मेहनत मशक्कत करके 5 ईयर कोर्स लॉ का करना चाहते हैं, BA LLB करना चाहते हैं नेशनल लॉ स्कूल से, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, आपके बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्जाम पास करके उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, या मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके अंदर एक बच्चे की, अगर वो लॉ करना चाहता है BA LLB नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, नेशनल लॉ स्कूल से, तो 5 साल का कोर्स करने के लिए एक बच्चे को सरकारी कॉलेज में 5 साल के कोर्स के लिए आपको 12 से 15 लाख रुपया चाहिए। 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री करवाने के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल के कोर्स के लिए आपको अपने बच्चे के लिए 10 से 15 लाख रुपया चाहिए एक बच्चे के लिए। और अगर आप IIM में आपका बच्चा किसी तरह मेहनत करके चला गया, 1 साल की फीस 20 लाख से ज्यादा है, और 2 साल का कोर्स 45 लाख से ज्यादा है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे समाज के अंदर 99.5% लोग बहुजन समाज के, क्या अपने बच्चों को इस तरह के प्रोफेशनल कोर्स कराने के लिए 15 लाख से 50 लाख रुपए के बीच का खर्चा उठा सकते हैं क्या? ये जो बड़े बड़े कॉलेज बने, चाहे IIM हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, IIT हो, मैनेजमेंट कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, ये कॉलेज सरकारों ने बनाए हैं जनता के पैसे से, और फीस उसकी इतनी ज्यादा रख दी ताकि जनता अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च ही ना उठा पाए। तो ये सवाल मैं आप सबके बीच में पूछना चाहता हूं, बनते जी आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या सरकारों ने सरकारी पैसे से, यानी कि जनता के पैसे से, ये बड़े बड़े कॉलेज क्या केवल पैसे वाले लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाए हैं? पैसा जनता का, पढ़ेंगे अमीरों के बच्चे। ये षड्यंत्र हम चलने नहीं देंगे। यही कारण है, जिस दिन मेरे को यह बात समझ आ गई कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपनी पत्नी माता रमाबाई को जवानी में खो दिया, अपने 4-4 बच्चों को बीमारी के अंदर इलाज के अभाव में भरपेट खाना नहीं मिल पाए, ऐसी हालत में 4-4 बच्चों को खो दिया, और अपनी पूरी जिंदगी जलाकर हमारे आपके सबके जीवन में प्रकाश कर दिया। क्या ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की कुर्बानी बेकार चली जानी चाहिए? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अध्ययन बताता है कि भारत पहले से ही बौद्ध में था। सम्राट अशोक के टाइम पे म्यांमार से लेकर और ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हमारी संस्कृति इतनी विकसित थी, इतनी महान थी कि पूरे दुनिया ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया, और जिस जिस देश ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया वो देश दुनिया में तरक्की के मामले में आगे निकल गए। आज जापान को जाके देख लो, क्या जापान की तुलना कोई कर सकता है? चाहे चाइना को देख लो, चाइना में 80% लोग बौद्ध हैं, क्या उसका मुकाबला करने में सक्षम है? आर्थिक रूप से इन देशों ने, जो बौद्ध देश से, कितनी प्रगति कर ली। आपको याद होगा जब तालिबान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान के अंदर, तो वहां पे एक स्थान है जिसका नाम है बामियान। बामियान में बहुत बड़ी शिला में पर्वत के अंदर बुद्ध की मूर्ति बनी हुई थी, जिसको तालिबानियों ने तोप से तोड़ा। कम से कम 15 दिन लगे तथागत बुद्ध की उस शिला में बनी हुई मूर्ति को तोड़ने में।
इस बात से यह बात तो साबित हो जाती है कि अफगानिस्तान में भी बौद्ध धम्म था, ईरान में भी बौद्ध धम्म था, पाकिस्तान में जा खुदाई हुई, अफगानिस्तान में जा खुदाई हुई, भारत में जा खुदाई हुई, बांग्लादेश में जा खुदाई हुई, म्यांमार में जा खुदाई हुई। इस पूरे दक्षिणी एशिया में जहां भी खुदाई होती है, जमीन के नीचे से केवल बुद्ध निकलते हैं, कोई दूसरा मूर्ति नहीं निकलता। तो हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बौद्ध संस्कृति के अंदर तो ना तो ऊंच है ना नीच है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना स्त्री पुरुष के अंदर कोई भेदभाव है, वहां तो सब बराबर हैं। तो हमारे पूर्वजों की जो सांस्कृतिक विरासत है वो इतनी रिच है कि जिसने भी उसको स्वीकार किया उसके जीवन में तरक्की आ गई, खुशहाली आ गई। हमारे जीवन में तरक्की खुशहाली क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों के धम्म को छोड़कर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार कर लिया जो किसी को जन्म से नीच बनाती है, किसी को जन्म से ऊंच बनाती है, इंसान में भेद पैदा करती है, लोगों को जातियों में बांटती है, लोगों को वर्ण में बात करती है, लोगों के साथ पक्षपात करती है। ऐसे पक्षपात वाली, जातिवादी, वर्ण व्यवस्था वाली, छुआछूत, ऊंच नीच वाली व्यवस्था को हमें त्याग देना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी रास्ते में भी ये बात मैं कर रहा था, अगर आप अपने घर से निकले और चलते चलते अचानक आप रास्ता भटक जाए और उसके बाद आपकी याददाश्त भी चली जाए, तो क्या आप कभी अपने घर वापस जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। लेकिन अगर अचानक आपकी याददाश्त वापस आ जाए, आपको अपने घर का रास्ता याद आ जाए, तो आप अपने घर जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे ना। तो क्या आज आपको पता लग गया आपके पूर्वज बौद्ध थे? अरे जब पता लग गया आपके पूर्वज बौद्ध थे, अब तो घर वापसी करो मेरे दोस्तों, अब तो वापस आ जाओ। अब किसका इंतजार कर रहे हो? आपको क्या जिल्लत की जिंदगी स्वीकार है? क्या आपको जिल्लत की जिंदगी स्वीकार है? क्या आपको जातिगत उत्पीड़न स्वीकार है? क्या आप इस बात को नहीं मानते जातिगत उत्पीड़न जाति की वजह से होता है? मानते ही नहीं मानते। अगर जाति सारी बीमारी का कारण है, तो आइए हम सब मिलकर इस जाति को खत्म करें। और जाति खत्म होती है बुद्ध के धम्म में आकर। तो अब तो कम से कम अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में घर वापसी करो। आपको सम्मान भी मिलेगा, स्वाभिमान का जीवन भी मिलेगा, आपको तरक्की भी मिलेगी, आप व्यापारी भी बनेंगे, शिक्षा पे भी आपका कब्जा होगा, संस्थानों पे भी आपका कब्जा होगा, फिर से आप हुक्मरान बनेंगे, फिर से आप भारत के शासक बनेंगे। हम शासक कौम हैं, हमारे अंदर हमारे पूर्वजों का, शासकों का खून है। अब हमें गुलामी स्वीकार नहीं है, हम वापस घर वापसी कर फिर से हुक्मरान बनने की दिशा में चल पड़े हैं। अगर हम सच्चे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं, तो क्या हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए ना। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये कहा था कि अब पूरा बहुजन समाज बौद्ध बनेगा, और उन्होंने कहा था मी भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा, चूंकि भारत बौद्ध में था, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली 14 अक्टूबर 1956 को, उसके अगले दिन जिस दिन उन्होंने नागपुर में दीक्षा ली, अगले दिन चंद्रपुर में दीक्षा दिलाई, लगभग 10 लाख लोगों को दीक्षा दिलाने के बाद फिर अकोला में दीक्षा दिलाई। उन्होंने कहा था कि मैं आने वाले 2-3 साल के अंदर पूरे भारत में अपने लोगों को बौद्ध बना दूंगा और एक दिन भारत बौद्ध में होगा। लेकिन दीक्षा के 1 महीने 22 दिन बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच नहीं रहे, और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना भारत को बौद्ध में बनाने का सपना रह गया। क्या हम और आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी निकम्मा और नाकारा औलाद है कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा ना कर सके? अरे जिन्होंने हमारे जीवन से अंधकार को दूर करके, गुलामी को दूर करके प्रकाश दे दिया, हमारे जीवन में विकास दे दिया, क्या हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही होने के नाते उनके सपनों को साकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप सब लोग तैयार हैं? जो तैयार है दोनों हाथ खड़े करेंगे। हम सब तैयार हैं? तो मेरे साथ नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम।
जय भीम। साथियों, नौकरियां कहां चली गई? एक्चुअली भारत सरकार ने देखा कि ये दलित, पिछड़े, आदिवासी पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने लगे। अब हमें सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे? तो एक तरफ उन्होंने एजुकेशन को ठप कर दिया, सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दिया, हायर एजुकेशन की फीस बढ़ा दी, और दूसरी तरफ भारत सरकार के सारे सार्वजनिक उपक्रम जो हर साल भारत सरकार को हजार करोड़ से भी ज्यादा दिया करते थे कमाकर, उन सारे सार्वजनिक उपक्रमों को उन्होंने घाटे में पहुंचाकर षड्यंत्र करके एक एक करके, चाहे इंडियन रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, पोस्टल डिपार्टमेंट ठप कर दिया, एमटीएनएल बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, और उसके साथ साथ बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनी बेच दी। एक एक करके भारत सरकार के सारे उपकरण बेच दिए, और जो बिक गया प्राइवेट हो गया, हमारा रिजर्वेशन खत्म। रिजर्वेशन खत्म का मतलब आपकी नौकरियां खत्म। यानी सरकारों ने खुद षड्यंत्र रचा है बहुजन समाज के लोगों के साथ, ये धोखा किया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। हम बाबा साहब अम्बेडकर की शपथ लेते हैं, जब तक अपने समाज को न्याय न दिला दे हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इसीलिए लोगों ने मेरे से सवाल किया था, गौतम जी आपने इस्तीफा क्यों दिया? मंत्री पद पे बने रहते तो समाज का भला होता। मैंने कहा कि मंत्री पद थोड़े बहुत लोगों की मदद कर पाता है, हमें तो देश की पूरी सत्ता चाहिए, अपने लोगों का हक और अधिकार चाहिए, अपने लोगों का स्वाभिमान का जीवन चाहिए। हमें और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं। अगर मुझे मंत्री पद की कुर्सी और एक तरफ हमारे समाज की इज्जत, आबरू, स्वाभिमान और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन मूवमेंट, इन दोनों में से कोई एक चुनना हो, तो मैं अपने समाज की मान, सम्मान, इज्जत, स्वाभिमान और अपने हक अधिकार को चुनूंगा। मैं ऐसी हजारों कुर्सियों को ठोकर मारता हूं। यही सोच के मैंने मंत्री पद से त्याग पत्र दिया। अब मैं पूरे देश का भ्रमण करके पूरे बहुजन समाज को तैयार कर रहा हूं। राजनीति करने वाले लोग राजनीति करेंगे, हम लोग अपने समाज को इतना ताकतवर बनाएंगे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे समाज की तरफ आंख उठा के ना देख पाए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जालिम हमारी बहन बेटी की इज्जत न उठ पाए, कोई भी जालिम हमारे भाई की मूंछ रखने पर हत्या न कर पाए, कोई भी जालिम घड़ा छूने पर हमारे बच्चे की हत्या न कर पाए। ऐसे करने वाले को ये डर पैदा होना चाहिए, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो उनको हम निस्ते नाबूद कर देंगे, उनको मिट्टी में मिला देंगे। हम अपने समाज को तैयार कर रहे हैं, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, जाति हमारी उत्पीड़न का कारण है, इसलिए जाति छोड़ो समाज छोड़ो, जाति छोड़ो समाज छोड़ो, जाति छोड़ो समाज छोड़ो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है। भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।